अगर अर्थ पे प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें और इसको समझने की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रीजन नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह एंड आज हम बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन को डायरेक्टली एड करता है, चाहे प्रीलिम्स से आप क्वेश्चंस का प्रेजेंस देख ले प्रीवियस ईयर्स में या फिर मेंस का प्रिपरेशन देख ले, वहां पर भी इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसकी इंफॉर्मेशन डायमेंशंस का एनालिसिस आपको फर्दर हेल्प करता है। ऐसी और भी वीडियोस और कंटेंट के लिए यू कैन फॉलो आवर यूट्यूब चैनल। अब अगर मैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात करूं तो ये ऐसे रीजन्स हैं जहां पर इमेंस बायोडाइवर्सिटी तो देखी ही जाती है, बट साथ ही साथ यहाँ पर थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन भी होता है। आइए अब इन वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात करें तो बेसिकली ये ऐसे बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं जो सर्व करते हैं एज सिग्निफिकेंट रिजर्वॉयर्स बायोडाइवर्सिटी के, और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे कि ये एरियाज वो हैं जो अंडर द थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन है। यहाँ पर ये जरूरी है समझना कि ये सिर्फ वो रीजन्स नहीं है जहां पर बायोडाइवर्सिटी इमेंस है, बल्कि यहाँ पे ये भी है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो अंडर द थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन भी है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस की बात करें या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये वो रीजन्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी में रिच है और यहाँ पे वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज मिलती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा कंजर्वेशन में। और इसी वजह से यहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में अगर कंजर्वेशन नहीं होगा तो यहाँ पर उन स्पीशीज का एक्सटिंक्शन होना पॉसिबल है। हो सकता है कि वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाए। देयर आर सर्टेन मेजर थ्रेट्स, कुछ मेजर थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के, और दुख की बात यह है कि हम ह्यूमंस ही सबसे बड़ा थ्रेट है इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के। ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं उनकी वजह से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ थ्रेट है इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को, क्योंकि यहाँ पर हैबिटेट लॉस देखने को मिल रहा है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, स्पीशीज का एक्सटिंक्शन देखने को मिल रहा है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो हम पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या मतलब है हॉटस्पॉट्स का, ये कौन से एरियाज होते हैं, हम इनके बारे में और बात करेंगे, बट साथ ही साथ इनकी जरूरत क्या है, हम इनके बारे में इतनी क्या बात कर रहे हैं, इनका इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस क्या है, यहाँ पर हमने ये भी समझ लिया है। और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एज अ कॉन्सेप्ट की बात करें कि ये कब से इवॉल्व हो रहा है, तो इसकी बातचीत एज अ कॉन्सेप्ट तो ये 1988 में ही आ गया था। सो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट इसका कॉन्सेप्ट 1988 में नॉर्मन मायर्स ने डेवलप किया था पहली बार, बट लेटर इन 1989 यहाँ पर कंजर्वेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया मायर्स हॉटस्पॉट, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी कहते हैं, एज एन इंस्टीट्यूशनल ब्लूप्रिंट। एंड देन 1999 ऑलमोस्ट 10 साल बाद कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने एक थॉरो असेसमेंट क्रिएट किया, जहां पे ग्लोबल असेसमेंट हो रहा था कि कौन से क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया पे किसी जगह को हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट बोलेंगे, और उस हिसाब से हम उन रीजन्स को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है डिक्लेयर कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं एज अ कॉन्सेप्ट आने के बाद भी यहाँ पर 10 साल लग गए टू क्रिएट अ ग्लोबल असेसमेंट और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो ग्लोबल असेसमेंट हुआ, जो क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया डिफाइन हुआ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने का, उसके दो मेन क्राइटेरियाज थे। सबसे पहले था एंडेमिज्म। एक कोई भी जो रीजन होगा वहां पर एटलीस्ट 1500 स्पीशीज जो हैं, 1500 वैस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो एंडेमिक होने चाहिए, मतलब उसी एरिया में पाए जाने वाले होने चाहिए। और इसमें
0.5% जो है वर्ल्ड टोटल होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर एक हाई परसेंटेज ऑफ प्लांट स्पीशीज होनी चाहिए जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। दूसरा, यहाँ पे थ्रेट लेवल जो है वो भी होना चाहिए। यहाँ पे वो रीजन वो होगा जहाँ पे 70% या उससे ज्यादा ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन जो है वो लॉस्ट हो चुकी है। दैट मीन्स इस वक्त उसके पास सिर्फ 30% अपना ओरिजिनल नेचुरल कवर बचा है। अब ये दोनों क्राइटेरिया जब फुलफिल होंगे, दैट इज ओनली व्हेन इट विल बी लेबल्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इन टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। If you want to learn about all the biodiversity hotspots in the world, there is a detailed video about that in our playlist. You can go and watch that from here. Then अगर हम बात करें लैंड सरफेस कवरेज की तो 2.3% अर्थ का लैंड सरफेस जो है वो कवर करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। यहाँ पर 50% से ज्यादा वर्ल्ड के एंडेमिक प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं और यहाँ पर 43% जो है टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने वाले वर्टिब्रेट स्पीशीज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है बायोडाइवर्सिटी का जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है। अब अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कि इंडिया में है या इंडिया के रीजन्स में फॉल करते हैं तो हमारे पास 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास ईस्टर्न हिमालय जहां पर काफी रिच फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। देन वी हैव इंडो बर्मा हॉटस्पॉट एंड लास्ट वी हैव सुंडा लैंड। अब अगर हम यहां देखें तो हम इसको मैप पे ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं ईस्टर्न हिमालय हॉटस्पॉट। ईस्टर्न हिमालयन रीजन की आप बात करें तो आप देख सकते हैं इंडिया का नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में कवरिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यहाँ पर मेजर स्पीशीज एंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज देखने को मिलती हैं जैसे कि रेड पैंडा एंड स्नो लेपर्ड। यहाँ के 2 मेजर स्पीशीज हैं जिनका कंजर्वेशन स्टेटस आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए। रेड पैंडा का क्या कंजर्वेशन स्टेटस है एंड स्नो लेपर्ड का क्या कंजर्वेशन स्टेटस है। देन दूसरा आते हैं हम वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। सो यू कैन सी इट इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जहां पे वेस्टर्न घाट्स है। यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन जो है काफी लश ग्रीन और डेंस है और ये ऑल अक्रॉस द वेस्टर्न कोस्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हमारे पास अगेन कई एंडेमिक और एंडेंजर्ड स्पीशीज देखने को मिलती हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट वंस आर नीलगिरी ताहर एंड लायन टेल्ड मकाओ। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े देन वी हैव इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट जो है वो एक्सटेंड करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। आप देख सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट से यहां से एक्सटेंड करता है ग्रेजुअली इनटू साउथ ईस्ट एशिया और यहाँ पर कई तरह के एम्फीबियंस, बर्ड्स और रेप्टाइल का प्रेजेंस भी देखा जाता है। देन मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन वी हैव सुंडालैंड। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सुंडालैंड आप देख सकते हैं इट इंक्लूड्स निकोबार आइलैंड्स। अब सुंडालैंड के रीजन में यहाँ पर निकोबार आइलैंड्स जो है वो इंक्लूडेड है जो कि इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पर निकोबार आइलैंड में इट इटसेल्फ इज नोन फॉर एंडेमिक स्पीशीज, नेचुरल फ्लोरा एंड फौना और जहां पर यूनिक टेरेस्ट्रियल स्पीशीज के साथ साथ मरीन बायोडाइवर्सिटी भी देखी जाती है। नाउ वी हैव कवर्ड 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया जहां पे 4 ये हॉटस्पॉट्स जो हैं वो इंडिया के पार्ट्स में लाए करते हैं और इनमें जो मेजर स्पीशीज हैं हमने उसके बारे में भी बात की है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या थ्रेट्स हैं जो अभी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पर हैं। सबसे पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। डिफॉरेस्टेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो, इसकी वजह से इन सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है
और यहाँ पर क्रिटिकल इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स जो हैं, जो कि इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, वो भी इफेक्ट कर रहा है स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन और उनका इकोसिस्टम भी। इसके अलावा पोल्यूशन में बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, पेस्टिसाइड यूज, प्लास्टिक वेस्ट, ये भी इम्पैक्ट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को। एंड अदर देन दैट, नॉन नेटिव स्पीशीज जिनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो स्पीशीज उस पर्टिकुलर रीजन की नहीं है, उन्हें बाहर से लाके इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो अलग अलग तरह के डिजीजेस, साथ ही साथ आउट कम्पीट करती है उन स्पीशीज के साथ जो कि उस पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करती हैं, और इस वजह से इकोसिस्टम में इम्बैलेंस भी क्रिएट होता है। अदर देन दैट, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अनसस्टेनेबल हंटिंग चल रही है, अनसस्टेनेबल पोचिंग चल रही है, फिशिंग, लॉगिंग, जिसकी वजह से स्पीशीज पॉपुलेशन जो ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में रहते हैं वो डेंजर में है और साथ ही साथ डिप्लीट कर रहे हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, तो उनका इंपॉर्टेंस जो है वो मल्टीपल डिमेंशंस पर एग्जिस्ट करता है। चाहे हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस समझे, जहां पर ओवरऑल हेल्थ ऑफ द प्लैनेट पर इंपैक्ट डालते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, जैसे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिनको हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। अगर वहां पर इंपैक्ट, जैसे रिसेंटली वहां पर ड्रॉट देखा जा रहा है, उसका इंपैक्ट अर्थ की हेल्थ पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कॉम्प्रोमाइज होंगे तो ओवरऑल हेल्थ ऑफ द प्लैनेट पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जेनेटिक इंपॉर्टेंस ये है यहाँ पर कि ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, ये बहुत ही जरूरी है जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए, जिससे इकोसिस्टम्स का रेजिलियंस बना रहता है। अगर ये रेजिलियंस नहीं बना रहेगा तो इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल हो जाएंगे और छोटे मोटे चेंजेस से ही इनको डिस्टर्बेंस या फिर एक्सटिंक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, जहां पर लोकल कम्युनिटीज की लाइफ जो है ये बायोडाइवर्सिटी इनरिच करते हैं। यहाँ पर हाईलाइट ये है कि कंजर्वेशन की इस वक्त जरूरत है, और इकोसिस्टम सर्विसेज की अगर हम बात करें तो एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विसेज भी देते हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, बैलेंस मेंटेन करना है, हैबिटेट, एवरीथिंग इज बीइंग फैसिलिटेटेड। तो ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ये हेल्प करते हैं, और इनका कंजर्वेशन जो है एट प्रेजेंट नीड ऑफ द आवर है। आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी on the topic of biodiversity hotspots. We have other videos in the playlist जहां पर आप individually एक एक hotspot को डिटेल में उसके natural flora and fauna के बारे में भी जान सकते हैं। For more such videos and content related information, please subscribe to your YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.